जय जोहार, जय हिंद। हम करंट अफेयर में मार्च का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन 25 डिफेंस का और इन्वायरमेंट का और साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो नाटो है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप जान रहे हो, सुन रहे हो, बहुत बार देख लीजिए, सुन चुके होगे। जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, ठीक है, उसमें आपका जो नाटो का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट भूमिका है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो चाहता था कि नाटो में ज्वाइन करना, तो इसी कारण, और रशिया को नहीं चाहता था, ठीक है ना, कि क्योंकि आपको पता है कि जो अगर विश्व युद्ध की बात करें तो उसके बाद एक शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, और शीत युद्ध में आपका जो था, एक साइड में अमेरिका था और दूसरा साइड में सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था। तो उसके बाद क्या हो गया है कि जो नाटो है वो अमेरिका का एक सैन्य ग्रुप बन जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का। तो अब क्या है कि नाटो में लोग मेंबरशिप लेना चाहते थे, और जो सबसे लेटेस्ट जो मेंबर जो मार्च में जो बना था, वो बोल रहा है, पहला ऑप्शन स्वीडन है, 2024 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है, पहला। दूसरा क्या है कि नाटो ये शीत युद्ध के दौरान जो है ना स्टार्ट हुआ था, स्थापना हुआ था 1949 में, किसके लिए? सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए। आपको बताना है कि दूसरा स्टेटमेंट, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है या नहीं है, उसको बताना है। तो क्या सही है क्या? हाँ बिल्कुल, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो नया जो सदस्य है वो स्वीडन है, और दूसरा जो है ये शीत युद्ध के टाइम बना था 1949 से। तो दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है नाटो का ही है। अब ये बताना है कि जो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में हुआ है, जो कि एक बेल्जियम की राजधानी है। दूसरा, नाटो में अभी 32 देश हैं, जिनमें स्वीडन सबसे नया है, तो अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए, तो अभी 32 देश हैं, और लेटेस्ट जो है स्वीडन है। तो दोनों के दोनों आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये है सेला सुरंग। सेला सुरंग न्यूज में था मार्च में, ठीक है, और ये जो सेला सुरंग है कहाँ पे बनाया गया है और कौन से राज्य में है? पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे है सेला सुरंग। तो ये जो सुरंग है आपका है अरुणाचल प्रदेश में है, और ये हम लोग के क्यों है ये आपको पता चलेगा अगले क्वेश्चन में। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन अब सेला सुरंग के बारे में महत्वपूर्ण क्यों है ये चीज बताना है, और इससे हम लोग पता करेंगे कि क्यों है। तो पहला जो चीज है, ये तेजपुर और तवांग, जो असम का तेजपुर है और तवांग क्षेत्र है, उसमें हर मौसम संपर्क प्रदान करते हैं, मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है। पहला स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल सही। दूसरा है, यह मतलब 13,000 फीट के ऊपर में बना है, ऊंचाई पर स्थित है, और विश्व का सबसे लंबी दुई लेन सुरंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लगभग 13,000 फीट के ऊपर में बना है, और विश्व का सबसे लंबी दुई लेन यानी कि बाई लेन टनल है। तो जो इसका भी आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। एक जो न्यूज में था वो था सुदर्शन सेतु। तो सुदर्शन सेतु न्यूज में था, और ये सुदर्शन सेतु कहाँ पे है और उसको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये है आपका द्वारिका में है। ठीक है, द्वारिका मतलब गुजरात में है, और उसका दूसरा नाम है ओखा बेट द्वारिका सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज, और सिग्नेचर ब्रिज है इसका नाम है। ठीक है, तो आपका क्या है, सुदर्शन सेतु कहाँ पे है? गुजरात में, द्वारिका। अगला प्रश्न है, यह है कि जो फिफ्थ जनरेशन भारत का 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर प्लेन है, लड़ाकू विमान है, जो बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? पहला है तेजस हॉल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल MK2। दूसरा है सुखोई 300 MKI। तीसरा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। चौथा है रफेल। तो भारत का बनाना है जो विकसित हो रहा है। रफाल तो हम लोग कहाँ से लेके आए हैं? फ्रांस से लेके आए, तो गलत हो गया। दूसरा जो सुखोई है वो कहाँ का है? रशिया का, ये भी गलत हो गया। तेजस हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन नहीं है, फिफ्थ जनरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, यह लड़ाकू विमान। तो अब ये बताना है कि जो पांचवी, जो इसमें से कौन सी, ठीक है, वो फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू फाइटर प्लेन नहीं है। ठीक है ना, लड़ाकू विमान नहीं है, ये बताना है। पहला है
लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका का है, यूएसए का, ठीक है ना, रैप्टर 22। दूसरा है डैसॉल्ट का, जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसका राफेल। तीसरा सुखोई 57 जो है आपका रशिया का है, रूस का है। और एक है चेंदगू जे जो कि चाइना का है। तो इसमें से बताना है कौन सा फिफ्थ जनरेशन का नहीं है। तो अभी हम लोग देखे कि डेसॉल्ट है, ये नहीं है, फिफ्थ जनरेशन का नहीं है, 4.5 बोल सकते हैं यार, फोर्थ जनरेशन का है, एडवांस वर्जन है। तो बाकी सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन का है। तो हमारा जो भारत है देश है, बहुत कम देशों में से जिसकी जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन था, न्यूज में था, आईएनएस, जो आईएनएस जटायु, जब जानते हैं जटायु एक इंपॉर्टेंट किरदार है, रामायण में मिलते हैं, ठीक है ना। तो जटायु जो है, आईएनएस जो जटायु है, उसकी मुख्य भूमिका या फिर क्यों न्यूज में था, तो ये है तटीय पर्यटन विकास के लिए इसका यूज कर रहे हैं। दूसरा समुद्री डकैती और समुद्री निगरानी के लिए। तीसरा मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए, ठीक है। और चौथा यूज कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार फैसिलिटी सुविधा देने के लिए। तो ये हम लोग को पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी आईएनएस जटायु का उद्बोधन किए थे कहाँ पे, तो मालदीव पे किए थे। मालदीव कहाँ पे है, भारत का यहाँ पे है, सॉरी लक्षद्वीप पे। मालदीव तो एक अलग से कंट्री है, लक्षद्वीप पे ये यहाँ पे लेके आए थे, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जो अरेबियन सी में क्या हो रहा है, अरब के सागर में बहुत ज्यादा पायरेसी बढ़ गए थे, समुद्री डकैती आ गए थे। तो उसकी निगरानी के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या किसको लेके आए हैं, आईएनएस जटायु को लेके आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है ईआरपी, न्यूज में रहता है, ठीक है ना, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, यानी कि जो विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखोगे तो उसमें जो सतत विकास का एक लक्ष्य है कि हम लोग को उपभोग भी ज्यादा नहीं करना है, उपभोग भी एकदम रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। और अगर कुछ उत्पाद अगर लेके आ रहे हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, तो उसका जीवन काल इस टाइप से होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेके आते हैं, वो किसके लिए लेके आते हैं, उत्पाद को उनके उत्पादकों के पूरे जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बना दिया, प्लास्टिक का बना दिए, ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि उसको रिटर्न बैक भी तो करना चाहिए ना, ताकि उस प्लास्टिक को बार बार रिसाइकल हो, रीयूज हो, ठीक है, फिर तुम्हारे पास चले जाए, इस टाइप का। या फिर पेपर है, ठीक है ना, उसका में भी एक पॉलिसी। तो ये हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी है, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है ना, ये कौन से एक्ट के थ्रू हम लोग इसको लागू कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या फिर वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1981, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको किसके अंदर हम लोग ने इस दायित्व को रखा है, तो ये था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के थ्रू। यानी कि जो भी प्लास्टिक आ रहा है उसको आप अगर, जैसे कि बहुत सारे पाउचेस आते हैं, ठीक है ना, बहुत से कंपनी बनाती है, तो फिर वो आप उसको रिटर्न बैक भी आप करो। तो पतंजलि ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जितना भी वो प्लास्टिक के बना रहे हैं उसको रिटर्न बैक भी लेके जाना चाह रहे हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन है, वो है लिथियम आयन के ऊपर था। अब लिथियम आयन बैटरी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो उसको भी हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी जो बोला कि लेके आ रहे हैं मार्केट में, बाजार में, तो वापस लेके भी जाना चाहिए, जो जो ताकि नहीं तो क्या है कि वो एक अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, पॉल्यूटेंट बन जाती है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि इसको, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वही फिर से कि ताकि पुनर्उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः निर्माण करें। इसको बढ़ावा देने के लिए ट्रिपल आर बोलते हैं, रिसाइकल करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें, ठीक है ना, इसके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न जो है, लिथियम आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भंडार भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, ठीक है, जब हम लोग फरवरी का क्वेश्चन कर रहे थे।
तो आपको बताना है कि हम लोग में जो देश में जो लिथियम का भंडार है कहाँ पे मिला है। अब ये बताएं कि लिथियम आयन जो बैटरी है उसको भी पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, तो कौन कौन सा हम लोग को मटेरियल मिलता है और वो मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और रिसाइकल करके हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, दूसरा आयरन, लीड, जिंक, तीसरा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या फिर मैग्नीज, कैल्शियम और सल्फर। इसमें से कौन सा आमतौर पे हम लोग करते हैं? ऐसा नहीं, आमतौर पे कौन कौन से सामग्री को हम लोग रिकवर कर सकते हैं? तो क्या है कि लिथियम तो करते ही, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है ना, कोबाल्ट और निकेल को बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत महंगे भी होते हैं, ठीक है ना, हम लोग वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि एक सरकार ने मार्च में ही वो किया था कि ग्रीन क्लाइमेट प्रोग्राम, सरकार का जो है जो ग्रीन क्लाइमेट, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है ना, एक पहल लेके आए थे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो कौन से योजना के अंतर्गत वो इसको पहल को बता रहे थे? एक है आत्मनिर्भर भारत के लिए, दूसरा मेक इन इंडिया के तहत, या फिर तीसरा मिशन लाइफ के थ्रू, या चौथा स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, अभियान के थ्रू। तो इसका जो ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो है मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ मोदी जी ने स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन में ही। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको अपना क्या है कि जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत सारा जो प्रोग्राम जो चल रहा है उसको मिशन लाइफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये है जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली जो हुआ था मार्च में, उसके अराउंड क्वेश्चन है कि ये 6वां सेशन था, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नायरोबी में हुआ है। नायरोबी कहाँ पे है? केनिया में है। और क्या ये यूएन का मुख्यालय है? ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछ जाता कि यूएनईपी का 6वां सेशन हुआ था नायरोबी में, केनिया में, जो कि यूएनईपी का मुख्यालय, ठीक है पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि जो यूएनईपी का जो जो सेशन है वो जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, हानि और प्रदूषण के 3 मुख्य संकटों को निपटने के लिए वहां पे असेंबली किए थे। हाँ बिल्कुल असेंबली किए थे, तो दोनों के दोनों सही है। ये 6वां सेशन था, उसका नैरोबी में हुआ था, वो भी केनिया में है, और यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो भी केनिया में है। और ये तीनों जो चैलेंजेस है इसके को लड़ने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज था और ये हम लोग ही ने स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो एक तो है जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है, दूसरा है नायरोबी में जो अभी बात की केनिया में, जहाँ पे अभी बात की यूएनईपी का मुख्यालय है, तीसरा है नया दिल्ली में, ठीक है ना, और चौथा है पेरिस फ्रांस में। तो बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है, क्योंकि हमारा ही इनिशिएटिव है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमारा इनिशिएटिव है। अब ये बताना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस में हम लोग कौन कौन से कैट, अलग अलग कैट के को हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, अलग अलग बिल्ली या फिर कैट को प्रजाति को संरक्षण कर रहे हैं। उसमें आपको बताना है ये कौन कौन सा कैट है, ठीक है। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, या फिर बाघ, शेर, लिंक्स, हिम तेंदुआ, चीता, कैराकल, पैंथर, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो आपको पता होगा इसमें क्या होगा, 7 हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, 7 कैट हैं। इसमें से पहला क्या है? टाइगर या फिर बाघ, फिर लायन है, तीसरा है लेपर्ड, तेंदुआ है, फिर स्नो लेपर्ड है, उसके बाद चीता है, उसके बाद जैगुआर है और प्यूमा है, ठीक है। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड का जो स्नो लेपर्ड का कैपिटल किसको बोला जाता है। हमने इसको पहले वाले जो करंट अफेयर में किया है, ठीक है ना, कौन सा नेशनल पार्क को वर्ल्ड का स्नो लेपर्ड का कैपिटल बोला जाता है। तो आप यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 7 है, आपको याद रखना है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ठीक है। ये बड़े 7 प्रजाति हैं बिग कैट के और हमारे बिग कैट अलायंसेस में है। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज था, वो था कि हम लोग ने बनाया है
पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, ये बनाया है भारत में। वो भी कहाँ बनाए हैं? पटना में बनाए हैं, ठीक है, पटना में बनाए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट था कि जो गंगटिक डॉल्फिन है, ठीक है ना, गंगटिक रिवर डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया है, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला, हाँ बिल्कुल सही है। पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमने पटना में, बिहार में गंगा नदी के किनारे बनाया है, ठीक है ना, पटना जो है गंगा नदी के किनारे ही है। दूसरा, गंगा गंगा रिवर डॉल्फिन को हम लोग ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, न्यूज में था और बजट में भी था। जैसे कि आपको पता है फरवरी फरवरी में बजट आता है, ठीक है, तो वो न्यूज में रहते हैं। तो एक जो था न्यूज में था, क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना, ये था कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य क्या ये था कि जितना हो सके उतना कम केमिकल का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिए एक नया योजना भी की, नया पहल की भी घोषणा की थी, नया इनिशिएटिव की घोषणा की थी। तो वो कौन सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो ऑलरेडी था, ठीक है। दूसरा, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लेके आए थे, नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड, नहीं। तो इसके लिए जो सही आंसर है, नेशनल फार्मिंग मिशन आए थे, प्राकृतिक खेती मिशन लेके आए थे। तो जीरो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम लोग क्या करना है, जितना हो सके उतना कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, वो है डे जीरो, ठीक, ये डे जीरो न्यूज में था और क्यों इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने भी वाला है फ्यूचर में भी। तो डे जीरो शब्द का क्या अर्थ है? पहला है, वह दिन जब एक शहर 100% जल संरक्षण प्राप्त कर लेता है, 100% वाटर कंजर्वेशन कर लेता है, जो कि बड़ा बड़ा नहीं नामुमकिन टाइप का लगता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, वह दिन जब एक शहर जल आपूर्ति समाप्त हो जाती है और नल बंद कर दिए जाते हैं, हो सकता है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शहरी योजना में से एक नए जल वर्ष का पहला दिन होता है, नहीं, डे जीरो नए जल नहीं होता भाई। तीसरा, द डे, वह दिन जब एक शहर अपने जल अधिशेष की स्थिति को घोषित करता है, ठीक है, घोषित करता है। नहीं, इसका जो आंसर हो जाता है, वह दिन जब एक शहर जल आपूर्ति समाप्त हो जाता है, मतलब उसके शहर में जल की आपूर्ति खत्म हो जाती है और नल बंद कर दिए जाते हैं, मतलब नल बंद किया दिए जाते हैं, नल बंद हो जाता है, मतलब, ठीक है, वाटर सप्लाई ही नहीं होता, तो उसको डे जीरो बोलते हैं। और डे जीरो क्यों कल इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बताओ किसके कारण ये न्यूज में था डे जीरो, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध शब्द किसके कारण, कौन से शहर के गंभीर जल संकट था लास्ट ईयर? तो लास्ट ईयर हम लोग देखेंगे कि एक तो आपका जो बेंगलोर वाला रीजन है, बेंगलोर वाला रीजन में पानी की कमी पड़ी थी, संकट सूखाग्रस्त था। तो उसके कारण क्या है कि शहर में पानी की कमी आ गई थी और डे जीरो हो जाएगा बोल रहे थे, ठीक है। तो कौन कौन सा शहर ऑलरेडी पहले हो गए हैं? एक, हाँ, एक केप टाउन है, ठीक है ना, जो साउथ अफ्रीका का शहर है, वो हो चुका है। एक बार ब्राजील में है, ठीक है ना, ब्राजील में भी वो संकट आने वाला था, ठीक है, साओ पालो में। और हमारे बेंगलोर में भी संकट आने वाला था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक कालेश्वरम जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो न्यूज में बार बार था, ठीक है ना, वो पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बना था और अभी भी पॉलिटिक्स में है, पार्ट है। तो आपको बताना है कि ये जो कालेश्वरम जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना, कौन से राज्य में और कौन से नदी पे बन रहा है, पानी कौन से नदी से ले रहा है? तो एक है आंध्र प्रदेश गोदावरी से, या तेलंगाना गोदावरी रिवर से, कर्नाटका कृष्णा रिवर से, महाराष्ट्र गोदावरी रिवर से। तो आपको क्या पता चल रहा है? गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब जगह है, ठीक है। और कौन सा कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तेलंगाना गोदावरी रिवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक है इन्वायरमेंट को फाइट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है,
उसको बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है ना। ये जो फंड है इसको कौन सी संस्था चलाती है और संभालती है, प्रबंधन करती है? पहला है इंटरनेट, दूसरा है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो प्रबंधन का काम तो जाहिर सी बात है कोई बैंक ही करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है फाइनेंस को, इसके लिए फाइनेंस भरे कर सकता है, तो बी गलत हो जाएगा। दूसरा प्रबंधन कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट की बात है। आईएमएफ जनरली क्या होता है, देश में अगर देश को चलाने के लिए आपके पास पैसा वैसा की कमी हो जाता है तो जनरली आईएमएफ रहता है। तीसरा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें नाम देखो एशियन और ये वर्ल्ड, और हम लोग ग्लोबल की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे करके जा सकते हो, अगर पता नहीं है तो वर्ल्ड बैंक है, तो आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि जो एक पायरोलिसिस प्रोसेस जो न्यूज में था, ठीक है ना, उसमें हम लोग ने भी कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट वो किए हैं। ठीक है ना, ये बताना है कि ये जो प्रक्रिया है उसके प्राथमिक शर्तें क्या है, किस टाइप का होता है, कि उच्च तापमान रहता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर रहता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, हाई टेम्परेचर रहता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है ना, लो टेम्परेचर रहता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ये क्या रहता है कि कई बार जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कि एकदम हाई टेम्परेचर में हम लोग बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग पायरोलिसिस बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, पायरोलिसिस प्रोसेस का जो आंसर हो जाएगा सी, न्यूज में था। अगला प्रश्न है, ये जो है पायरोलिसिस प्रोसेस से आउटपुट क्या क्या निकलता है, तो आपको पता रहना चाहिए आउटपुट क्या निकलता है। एक बायो ऑयल निकलता है, सीन गैस रहता है, तो आपको बताना है कमेंट में ये सीन गैस में क्या क्या रहता है। तीसरा चारकोल रहता है या फिर ऑल द एबव रहता है, तो इसका आंसर है ऑल द एबव, लेकिन आपको बताना है सीन गैस क्या होता है। एक बार गूगल करिए, देखिए, आपको मजा आएगा सीन गैस क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये है मार्च महीने का, कि एक अर्थ आवर होता है, ऑब्जर्व करते हैं हर साल, ये कब मनाया जाता है? पहला 22 अप्रैल को, ठीक, पृथ्वी दिवस के दिन। ठीक है, दूसरा लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, जो 8:30 बजे से लेके 10:30-9, ठीक है। तीसरा है 5 जून को, जो है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे होता है। तीसरा 1 जनवरी न्यू ईयर को करते हैं, न्यू ईयर को कौन बंद करेगा। ठीक है, तो हम लोग अर्थ आवर बनाते हैं तो क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए हम लोग पूरा स्विच बंद कर देते हैं और सेव करते हैं अर्थ को। तो ये जो करते हैं मार्च के अंतिम शनिवार को करते हैं, 8:30 से 9:30 बजे के बीच। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, जो अर्थ आवर है, जो इतना बड़ा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसको कौन ओरिजिनेट करता है या फिर कौन आपको ऑर्गेनाइज करता है, कौन सा संगठन है रिस्पॉन्सिबल है इस, आपको बताना है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, जो आज पढ़े, जिसका हेडक्वार्टर है नायरोबी। ठीक है ना, आज पढ़े हैं। दूसरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तीसरा है ग्रीन पीस, ये भी एक एनजीओ है, चौथा है आईपीसीसी। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा संगठन ऑर्गेनाइज करता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बार पढ़ के देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया, जिसमें एनवायरमेंट, डिफेंस का और साइंस का कुछ क्वेश्चन थे। तो थैंक यू, जय हिंद। ये पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में या फिर नीचे सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।